अब देखो हम यहाँ पे बाह्य त्वचा जो ऊतक तंत्र पढ़ रहे थे, मतलब हमने यहाँ पे ऊतक तंत्र के 3 पार्ट पढ़े थे। पहला बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और नेक्स्ट होता है यहाँ पे श्रवण ऊतक तंत्र, जिसमें से हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर यहाँ पे बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र थे उसका यहाँ पे आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र को नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखो बाह्य ऊतक आपके जो त्वचीय ऊतक तंत्र होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से ध्यान में रखना 2 अलग अलग संरचनाएं होती है, एक तो मूलरोम की संरचना और एक आपके रंध्र। जो रंध्र बनते हैं वो भी आपके किसके द्वारा बनते हैं, यहाँ पे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के द्वारा। तो इस पार्ट के अंदर हम यहाँ पे रंध्र की जो संरचना है उस रंध्र की कंप्लीट संरचना को पढ़ने वाले। सबसे पहले देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके रंध्र के बारे में। किसके बारे में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, रंध्र। ये आपके रंध्र वाला जो टॉपिक है इस बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर ही शामिल है। पहली बात हम करते हैं यहाँ पे रंध्र की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की बाह्य त्वचा के ऊपर उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रंध्र। तो पहली बात तो रंध्रों की उपस्थिति या फिर डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन हमारे सामने बन जाएगी। नेक्स्ट ध्यान में रखना यहाँ पे कि रंध्र होता है वो कार्य क्या करता है। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो रंध्र होता है ये पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रंध्र के कार्य कि जो रंध्र है इनका मुख्य रूप से कार्य या फिर इनका फंक्शन होता है वो आपके फंक्शन क्या होता है। तो रंध्रों का 2 फंक्शन होता है, एक तो वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन के अंदर सहायक होता है, मतलब पानी होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, वो आपके वाष्पोत्सर्जन। लेकिन कई बार एक आपके सामने नाम आता है बिंदु स्त्राव, जिसे हम गुट्टेशन कहते हैं। बिंदु स्त्राव का मतलब होता है कि पत्तियों के जो किनारे वाले भाग है उन किनारों वाले भाग से पानी का बूंदों के रूप में निकलना, पत्ती के किनारे वाले भाग से पानी का बूंदों के रूप में निकलना, वो आपके बिंदु स्त्राव। लेकिन पत्तियों के ऊपर उपस्थित आपके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनकी सहायता से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो एक तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य इन रंध्रों के द्वारा किया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना गैसों का जो विनिमय होता है वो गैसों का विनिमय किसके द्वारा होगा, यहाँ पे रंध्रों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन का कार्य, वाष्पोत्सर्जन का कार्य, और वाष्पोत्सर्जन के अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो गैसों का विनिमय है, गैसों का विनिमय रंध्रों के द्वारा किया जाता है, रंध्रों के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रंध्र की संरचना। किसकी संरचना, रंध्र की संरचना। तो रंध्र की संरचना पढ़ने से पहले मैं एक बार यहाँ पे रंध्र है उसका डायग्राम बना देता हूँ, और फिर हम यहाँ पे रंध्र की जितनी भी आपकी कंप्लीट संरचना है उस कंप्लीट संरचना को हम एकदम अच्छे से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे रंध्र की संरचना आपके सामने बन जाएगी, और आसानी से आपको सारी चीज़ें इस रंध्र की संरचना के द्वारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये जो मैंने 2 द्वार कोशिकाएं बनाई है ये आपकी किडनी के आकार की होती है, वृक्क के आकार की होती है, इन्हें हम कहते हैं यहाँ पे द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं इन्हें हम यहाँ पे, द्वार कोशिकाएं। इन द्वार कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे हरित लवक पाया जाता है। इन द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक हरे रंग का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा रेड कलर से बना देता हूँ भाई, जो डायग्राम है वो एकदम आपके आकर्षक बन जाएगा। ये लो सर, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसके अंदर हरित लवक बना दिया। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ की जो कोशिकाएं होती है उन्हें हम यहाँ पे सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके चारों तरफ ये आपकी सहायक कोशिकाएं बना देंगे। ठीक है, ये लो सहायक कोशिकाएं। ये हमने इनके चारों तरफ कौन सी कोशिका बना दी, यहाँ पे सहायक कोशिका बना दी। और इन सहायक कोशिकाओं के अंदर भी एक केंद्रक हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। ये लो सर, एक केंद्रक हम इसके अंदर यहाँ पे दर्शा देते हैं। बाहर वाली जो सहायक कोशिका इनके अंदर यहाँ पे दर्शा देते हैं। ये हमारे सामने यहाँ पे सहायक कोशिका हो गई। अब इनके अंदर मैं नाम ड्रॉ कर देता हूँ। ये बाहर वाली जो कोशिका है इनको हम कहते हैं यहाँ पे सहायक कोशिका, ये आपके सहायक सेल्स हो गई।
बाकी ये जो दो कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं को हम कहते हैं यहाँ पे द्वार कोशिका। ये आपके द्वार सेल हो गई, ठीक है, ये आपकी द्वार कोशिका हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना, बीच में ये जो संरचना, ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को हम कहते हैं यहाँ पे रंध्र छिद्र। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, रंध्र छिद्र कहा जाता है। तो पहली बात तो यहाँ पे अब रंध्र की जो संरचना है, उस रंध्र की संरचना में ध्यान में रखना कि दो तो आपके क्या होती है यहाँ पे, द्वार कोशिका होती है। क्या होती है यहाँ पे, द्वार कोशिका। और इन द्वार कोशिकाओं का जो आकार होता है वो आपके वृक्काकार होता है। कैसा आकार होता है यहाँ पे, वृक्काकार, मतलब किडनी के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि इन द्वार कोशिकाओं के अंदर द्वार सेल में हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक उपस्थित होता है। ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखो बहुत ही शानदार बात आने वाली कि जो घास कुल के जितने भी प्लांट्स हैं, उन घास कुल के प्लांट्स के अंदर ध्यान में रखना कि जो द्वार कोशिकाओं का आकार होता है वो डंबलाकार होता है। इस पॉइंट को आप विशेष तौर से यहाँ पे नोट कर लेना। कौन सा पॉइंट, कि जो आपके घास कुल है, घास कुल में द्वार कोशिकाओं का आकार डंबलाकार होता है। कैसा होता है यहाँ पे, डंबलाकार होता है। अब डंबल किस प्रकार का होता है सर, अब डंबल तो आप जानते होंगे इस प्रकार का, ये इस प्रकार के आपके द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, दो पास पास में। अभी मैंने एक बनाई, इस प्रकार से दो द्वार कोशिकाएं पास पास में पाई जाती है। तो घास कुल के अंदर ध्यान में रखना कि जो द्वार कोशिकाओं का आकार होता है वो आपकी डंबलाकार होता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो द्वार कोशिका मैंने बनाई है यहाँ पे किडनी के आकार की, ये आपके द्वार कोशिकाओं में ध्यान में रखना कि द्वार सेल की आंतरिक भित्ति मोटी तथा बाहरी सतह पतली होती है। कैसी होती है, बाहरी सतह यहाँ पे पतली होती है। तो ध्यान में रखना कि जो द्वार कोशिकाएं हैं ये आपके अंदर से तो यहाँ पे बड़ी रहेगी, अंदर से इनका जो साइज होगा वो यहाँ पे मोटा होगा, लेकिन बाहर से इनका जो साइज होगा वो साइज क्या होगा, यहाँ पे पतला। मतलब बाहर से इनका साइज पतला और अंदर से इनका साइज क्या होगा, यहाँ पे मोटा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। तो द्वार कोशिकाओं का कार्य ध्यान में रखना कि ये आपकी क्या करता है, यहाँ पे रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक है। रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक है। तो द्वार कोशिकाओं का कार्य ध्यान में रखना, द्वार कोशिकाओं रंध्र के खुलने व बंद होने में सहायक है। कैसे सहायक है सर, ये तो समझाइए, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि द्वार कोशिकाएं हैं, जब इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है और फूलने के कारण ये छिद्र खुल जाएगा बीच वाला। तो जैसे ही द्वार कोशिकाओं के अंदर जब रंध्र आपके जल प्रवेश करता है तो जल प्रवेश करने के कारण आपके रंध्र छिद्र खुल जाता है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान में रखना कि जो द्वार कोशिका है, इस द्वार सेल के अंदर जब आपके जल इंटर होगा तो जल इंटर होने के कारण यहाँ पे जो रंध्र है, ये रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड नंबर पॉइंट ध्यान में रखना कि जो द्वार कोशिका है, इस द्वार कोशिका में से जब जल आपके बाहर निकलेगा, ये आपके जल बाहर निकलेगा तो जो रंध्र है, ये रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्लोज। तो ये दोनों लाइन आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा तो रंध्र ओपन, और द्वार कोशिकाओं में से जल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो आपके रंध्र छिद्र है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना भाई, एक तो रंध्र छिद्र हो गया, दो द्वार कोशिकाएं होगी, इसके चारों तरफ सहायक कोशिकाएं होगी, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे रंध्रीय तंत्र। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे, रंध्रीय तंत्र कहा जाता है। तो रंध्रीय तंत्र के अंदर पूछा जा सकता है कौन कौन सी आपकी चीजें शामिल होती है। तो रंध्रीय तंत्र के अंदर द्वार कोशिका शामिल हो जाएगी, आपके रंध्र छिद्र शामिल हो जाएगा, बाकी आपके जो सहायक कोशिका है वो सहायक कोशिका भी इसमें क्या हो जाएगी, यहाँ पे शामिल हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। अभी बाह्य त्वचीय उत्तक कोशिका है या फिर जो उत्तक तंत्र है, ये हमने देखा था अभी जड़ वाले भाग के अंदर भी पाया जाएगा। तो जो मूल रोम बने होते हैं वो भी किसके बने होंगे, यहाँ पे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के। और मूल रोम कार्य क्या करेगा कि जल और आपके खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करेगा। क्लियर है ना यहाँ तक तो चीजें। अब नेक्स्ट देखो, जड़ के अंदर जो रोम पाए जाएंगे उनको मूल रोम।
अगर मैं बात करूं कि पादप के तने वाले भाग के ऊपर कोई रोम बाहर से निकले हुए रहते हैं तो वो रोम क्या कहलाएंगे, आपके त्वचीय रोम कहलाएंगे। क्या रोम, कौन से रोम कहलाएंगे, यहाँ पे त्वचीय रोम कहलाएंगे। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि तने की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले रोम, तने की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले रोम वो आपके त्वचीय रोम कहलाएंगे। क्या, कौन से रोम, त्वचीय रोम। और इनको हम यहाँ पे ट्राइकम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राइकम्स कहा जाता है। इन ट्राइकम्स का कार्य होता है यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन को कम करना, वाष्प उत्सर्जन को कम करना। तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे कि ट्राइकम्स या त्वचीय रोम होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन को कम करने का कार्य करते हैं। और ये त्वचीय रोम होते क्या है, तो तने की बाह्य त्वचा पर जो पाए जाने वाले रोम है उनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे त्वचीय रोम कहते हैं। तो ये हमारे सामने जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र वाला पोर्शन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बाद में जो नेक्स्ट पोर्शन है भरण ऊतक तंत्र, इस भरण ऊतक वाले तंत्र वाले पोर्शन को हम यहाँ पे स्टार्ट, चलो तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा सेकेंड नंबर है यहाँ पे भरण ऊतक तंत्र, कौन सा, यहाँ पे भरण ऊतक तंत्र, इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भरण ऊतक तंत्र। अब भरण ऊतक तंत्र की डेफिनेशंस क्या होगी, तो डेफिनेशंस के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र प्लस संवहन ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र, इनके अलावा जो ऊतक तंत्र होता है, जो ऊतक तंत्र होता है वो आपके कौन सा कहलाएगा, यहाँ पे भरण ऊतक तंत्र। तो भरण ऊतक तंत्र की बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन, क्या भाई, इन दोनों के अलावा जो बाकी वाला ऊतक तंत्र बचेगा वो कौन सा बचेगा, यहाँ पे भरण ऊतक तंत्र कहलाएगा। अब ध्यान में रखना इस भरण ऊतक तंत्र के अंदर क्या है कि मुख्य रूप से इसके अंदर जो सरल ऊतक के अंदर हमने कोशिकाएं पढ़ी थी तीन प्रकार की, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और आपके स्क्लेरेनकाइमा। तो वो ध्यान में रखना कि वही आपकी कोशिका यहाँ पे पाई जाती है भरण ऊतक तंत्र के अंदर। तो ध्यान में रखना इसमें सरल ऊतक जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रकार की सेल पाई जाती है। तो ये यहाँ से हमारा पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अगर स्टूडेंट आप लाइव देख रहे हो अभी तक या फिर इस वीडियो को रिकॉर्डेड अभी तक आप देख रहे हो तो एक बार ज़रूर कमेंट्स करना सारे स्टूडेंट्स, मुझे भी पता चले कि कौन से स्टूडेंट एकदम सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं और एकदम अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। अगर वो सीरियस है तो ज़रूर कमेंट्स करना। मुझे भी लगता है या फिर मुझे भी लगे कि भी कौन कौन वीडियो देख रहा है कंप्लीट, कौन कौन एकदम अच्छे से नोट्स बना रहा है। अगर ये कमेंट्स नहीं हुआ तो मुझे लगेगा कि कोई भी स्टूडेंट एकदम तैयारी को लेकर सीरियस नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए, घर वालों को बर्बाद करने के लिए यहाँ पे क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स जो भी क्लास अब तक देख रहे हैं तो वो एक बार इसके अंदर ज़रूर कमेंट्स कर दें। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि जो प्राथमिक तना होता है, प्राथमिक तना मतलब जो तना, तो तने के अंदर यहाँ पे कि जो पेरेनकाइमा कोशिका होती है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि तने में जो आपके पेरेनकाइमा जो सेल्स होती है, ये पेरेनकाइमा सेल, इसके अंदर यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखना कोर्टेक्स हो गया, एक तो परिरंभ हो गया और एक आपके पित्त हो गया, वे मज्जा किरण के अंदर होती है। तो तने में पेरेनकाइमा जो कोशिका है ये किस किस के अंदर होगी, एक तो कोर्टेक्स, जो कोर्टेक्स वाला भाग होगा उसके अंदर पेरेनकाइमा कोशिका देखने को मिलेगी, एक परिरंभ के अंदर देखने को मिलेगी, एक पित्त वाला जो भाग है उसमें आपके ये पेरेनकाइमा कोशिका देखने को मिलेगी, और एक इसके अलावा यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो मज्जा किरणें होगी उनके अंदर ये हमें यहाँ पे पेरेनकाइमा कोशिका देखने को मिलेगी। तो पेरेनकाइमा कोशिका जिसके अंदर होगी तो वो कौन सा ऊतक तंत्र होगा, आपकी भरण ऊतक तंत्र होगा। तो तने के अंदर भी आपके यहाँ पे भरण ऊतक तंत्र पाया जाता है। आगे बात समझ में यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ बातें और हैं वो आपको ध्यान में रखनी है
कि पत्तियों में जो भरण ऊतक तंत्र होता है वो आपकी पतली भित्ति वाली कोशिका युक्त, और इसके अलावा इसमें यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है, ध्यान में रखना। पत्तियों में भरण ऊतक तंत्र, पत्तियों में भरण ऊतक तंत्र पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं, क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। इसे हम कहते हैं यहाँ पे पर्ण मध्योतक, या फिर इसको मीजोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यहाँ पे मीजोफिल कहा जाता है। तो ये मीजोफिल क्या होता है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि पत्तियों के अंदर जो भरण ऊतक तंत्र मतलब जो पेरेन्काइमिक कोशिकाएं होगी ये पतली भित्ति वाली होगी, और इसके अंदर ये पेरेन्काइमिक कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट युक्त होगी। तभी तो आपके पत्तियों के अंदर किसका निर्माण होगा? फोटोसिंथेसिस होगा और ग्लूकोज का या फिर भोजन का निर्माण होगा। तो इस कारण से पत्तियों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो पतली भित्ति वाली क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पर्ण मध्योतक कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पर्ण मध्योतक के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर नहीं होता है। और भी डायरेक्शन से यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारी डायरेक्शन आप इसमें यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखना। तो ये यहाँ पे दोनों प्रकार के जो ऊतक है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र और भरण ऊतक तंत्र, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे संवहनीय ऊतक तंत्र, और वो हम पढ़ेंगे आपके अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।